में रखना पड़ेगा। और हम आगे बढ़ते हैं। आज के सदन का अगला सेशन अभी है सुविचार। आज का सुविचार का शीर्षक है शारीरिक व्यायाम का महत्व। शरीर के बिना तो हम है ही नहीं, है ना? और आध्यात्मिक तरीके में भी हमें आगे बढ़ना है, तो शरीर तंदुरुस्त रूप में रहना ही है। इसलिए सरलीकृत शारीरिक व्यायाम जो वेदात्री महर्षि ने हमें डिज़ाइन करके दिया है, इसका क्या-क्या बेनिफिट है, हम सबको अच्छी तरह पता है। फिर क्यों हम रोज़ नहीं करते हैं, इस सवाल का हम खुद ही जवाब ढूँढ सकते हैं, है ना? आज हम सुनते हैं शारीरिक व्यायाम का महत्व, ताकि हम इसके बारे में और अच्छी तरह समझ सकें। इसके लिए आज हमारे साथ हैं अरुणनिधि सुशील केंदुरकर जी। सुशील जी अ, दिल्ली एनसीआर स्काई ट्रस्ट के साथ पिछले 4 साल के ऊपर जुड़े हुए हैं और अरुणनिधि के रूप में सेवा करते आ रहे हैं और ये केनरा बैंक में एक उच्च पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं और हिंदी भाषियों के पास हमारे वेदांत महर्षि का योगा पहुंचना है करके इनका बहुत इच्छा है। चलिए, मैं अभी ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सीधा हम सुशील जी से शारीरिक व्यायाम का महत्व के बारे में सुनते हैं। सुशील जी, आप तैयार हैं? जी, जी धन्यवाद हैं सर। नरेश जी। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। मेरी आवाज सबको आ रही है? एक बार जस्ट कंफर्म कर दें। जी सर, बिल्कुल सही आ रही है। जी, जी हैं समृद्ध। धन्यवाद, धन्यवाद। जी। धन्यवाद नरेश जी, एक परिचय देने के लिए। मेरा भी यही उद्देश्य है कि जब भी हम अपना फाउंडेशन कोर्स शुरू करते हैं दिल्ली एनसीआर स्काई ट्रस्ट में, तो हमको सबसे पहले व्यायाम, शारीरिक व्यायाम की विधि बताई जाती है और साथ में एक हमें छोटी सी पुस्तक भी दी जाती है, जिसको कई बार हम लोग पढ़ते हैं, कई बार नहीं पढ़ते हैं, बट व्यायाम को हम फॉलो करते रहते हैं। तो मेरे मन में भी यही था कि अगर हम पुस्तक को पढ़ के उसके बाद व्यायाम को फॉलो करें, तो हो सकता है कि हमें और अधिक लाभ प्राप्त हो। इस विचार ये विचार आने के बाद फिर मैंने इस विषय पर आज का सुविचार रखने का तय किया। और धन्यवाद नरेश जी मुझे मौका देने के लिए, इसके लिए। सभी भागी प्रतिभागियों का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे स्काई योगा में वेदाद्री महर्षि जी ने एक बहुत ही सुसंकलित व्यायामों का एक ढांचा बनाया है, जिससे हम रोज अगर करें तो हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि व्यायाम की आवश्यकता क्यों है। जैसा कि हमें स्काई में सिंपल कुंडलिनी योगा में सिखाया जाता है कि मानव शरीर जो है वो एक आश्चर्यजनक संरचना है। ये हम सभी मानते हैं कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर है और इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। ठीक इस मानव शरीर को चलायमान होने के लिए जीव शक्ति एक आधार है। ये भी हम जानते हैं, ये भी हमें स्काई में बताया गया है। वास्तव में जो हमारा शरीर है वो हमारी जीव शक्ति के रहने के लिए एक घर के जैसा है, ये भी हमें बताया गया है। अब हमारा जो ये मानव शरीर है ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। अगर हम देखें अपने शरीर को तो हम पाते हैं कि जो हमारा कोशिकाओं से बना हुआ शरीर का ढांचा है वो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। जो रक्त या द्रव हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित होता है वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। जो हम श्वास लेते हैं, हर पल जो श्वास हमारी चलती रहती है वो वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है। हमारे शरीर में जो ताप रहता है, जो हम कहते हैं कि भाई 98.6 डिग्री सेल्सियस जो फ़ारेनहाइट जो ताप रहना चाहिए हमारे शरीर में, वो जो ताप है वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारे अंदर जीव शक्ति है वो आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है।
शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्थूल शरीर और सूक्ष्म जीव शक्ति दोनों को जो अन्य तत्व हैं जैसे जल, अग्नि और वायु, इन तीनों के संचार के द्वारा संचालित किया जाता है। अगर रक्त, अग्नि अथवा वायु के संचार की गति में बाधा पहुंचती है, तो शरीर की जीव शक्ति प्रभावित होती है और शरीर के अवयवों की छोटी-छोटी मांसपेशियों पर उसका प्रभाव पड़ता है, जिससे शरीर के उस भाग में पीड़ा उत्पन्न होती है। इससे स्पष्ट है कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए रक्त, उष्णता और श्वास तीनों का संचार शरीर के सभी अवयवों में सुनिश्चित करना आवश्यक है। प्राकृतिक कारणों से या पंचेंद्रियों की गतिविधियों के कारण रक्त, उष्णता या श्वास प्रभावित होती है। भोजन, निद्रा, शारीरिक श्रम, यौन संबंध, इन चारों की अति या उपेक्षा या गलत अनुसरण से हम स्वयं ही अपनी पीड़ा का कारण बनते हैं। दूसरी ओर मौसम में परिवर्तन, विरासत में मिले पैतृक गुण, ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन और इनसे उत्पन्न चुंबकीय तरंगों का प्रभाव आदि प्राकृतिक कारणों से भी हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं या शरीर में पीड़ा उत्पन्न होती है। इन दुष्प्रभावों से बचने के लिए प्रकृति ने कुछ प्रतिरोधात्मक प्रावधान बना रखे हैं। प्राकृतिक कारणों से होने वाले प्रभाव हमारे वश के बाहर हैं, अतः प्रतिरोधात्मक प्रावधानों की क्षमता बढ़ाने के लिए हमें कुछ प्रयत्न करने चाहिए। नियमित शारीरिक व्यायाम के माध्यम से इन प्रतिरोधात्मक प्रावधानों की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम नियमित व्यायाम करें तो हम अपने शरीर को जो आने वाले रोग हैं, होने वाले हैं, उनसे बचा सकते हैं। श्री वेदाद्री महर्षि ने स्वास्थ्य एवं दीर्घायु के लिए नियमित जीवन में 9 व्यायाम सम्मिलित करने को कहा है। ये व्यायाम शरीर के प्रत्येक भाग के लिए महर्षि जी ने सम्मिलित किए हैं। जैसे आप सभी रोज करते भी होंगे, उसमें हाथों के व्यायाम हैं, पैरों के व्यायाम हैं, श्वास के व्यायाम हैं, आंखों के लिए व्यायाम है, कपालभाति है, मकरासन है, शरीर की मालिश है, एक्यूप्रेशर है और शारीरिक तनाव से मुक्ति के लिए अंत में आराम या ढीला छोड़ना, शरीर को ढीला छोड़ के शवासन करना, वो एक व्यायाम है। इन व्यायामों को 8 वर्ष की उम्र से कोई भी व्यक्ति शुरू कर सकता है। व्यायाम करने के लिए भी महर्षि जी ने एक बहुत अच्छी चीज बताई है कि व्यायाम की गति शांत एवं धीमी हो तथा व्यायाम करते समय आप अपने नेत्र बंद करके जिस शरीर के अवयव से संबंधित व्यायाम कर रहे हैं, उस अवयव पर ध्यान लगाएं, तो आपको ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। अब हम इन सभी व्यायामों के बारे में थोड़ा-थोड़ा जानकारी ले लेंगे। जैसे हाथों के व्यायाम, आप सभी इन व्यायामों को करते होंगे, तो हम सभी देखते हैं कि इसमें 7 विभिन्न अवस्थाएँ हैं, जिनमें हमें करना होता है। इसमें हम पहले हाथों को अपने सर के ऊपर ले जाते हैं, फिर नीचे लाते हैं। उसके साथ फिर हम अपने उस इस व्यायाम के बाद हम अपने हाथों को सामने की तरफ लेते हैं, फिर उसे साइडवेज एक्सटेंड करते हैं, फिर वापस लाते हैं, फिर एक्सटेंड करते हैं। उसके अलावा तीसरा है कि हम हाथों को बारी-बारी से गोलाकार में घुमाते हैं और उसके पश्चात हम अपने दोनों अंगूठों को अपनी आँखों के सामने जोड़कर शरीर को ट्विस्ट करते हैं और अंत में हम अपने घुटनों को गोल घुमाकर घुटनों का भी व्यायाम करते हैं। तो ये एक हमारी अपर बॉडी के लिए महर्षि जी ने व्यायाम बताया है। अब इस पर्टिकुलर व्यायाम से जो लाभ होते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। हम ये जानते हैं कि शरीर के जिस भी भाग में हम चलन करते हैं, वहाँ पे हमारा जहाँ भी ध्यान जाता है, वहाँ पे हमारी
इच्छा शक्ति या जीव शक्ति प्रभावित होती है। तो हाथों के व्यायाम की वजह से हाथों में रक्त, प्राणवायु, जीव शक्ति एवं उष्णता का संचार व्यवस्थित होता है। जैसे ही हम हाथों को हिलाते हैं या जो भी व्यायाम हम करते हैं, उसकी वजह से ये तीनों तत्वों के संचार सुचारू रूप से चलता है। जो आर्थराइटिस होता है, गठिया होता है, या सोते समय जो शरीर के ऊपर के अंग सुन्न पड़ जाने की प्रॉब्लम किसी को होती है, ये सारी चीजें खत्म होती हैं। हमारे हाथ और हमारी भुजाएं सुदृढ़ होते हैं, हमारे फेफड़े चुस्त होते हैं, हाथों हाथों का कांपना, जैसे थोड़ा ज्यादा उम्र होने के बाद हम लिख नहीं पाते हैं, हमारे हाथ कांपने लगते हैं, वो समस्या, हाथों में दर्द, हाथों में अंदरूनी पीड़ा, ये सारे दुख दूर होते हैं। इन हाथों के साथ हमारे कंधों का भी व्यायाम होता है, तो उसकी वजह से जो कंधों में दर्द, जो घुटनों में दर्द होता है, वो दूर होता है, और जोड़ों की बीमारियों का प्रिवेंशन होता है। तो कई बार मेडिकल टर्म में कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट। तो इन व्यायामों के जरिए हम जो भविष्य में होने वाले रोग हैं, जो उम्र के साथ होने वाले रोग हैं, उनको भी हम रोक सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे व्यायाम की तरफ, जिसमें पैरों के लिए जो व्यायाम स्वामी जी ने बताए हैं उनको देखते हैं। जैसे कि हम सभी फॉलो करते हैं, हम इन व्यायामों को जमीन पर बैठकर पैरों को सामने की तरफ फैलाकर करते हैं। इसमें पंजों को विभिन्न स्थितियों में मोड़ना होता है, पंजों को गोलाकार घुमाना होता है, और दोनों पैरों को के पंजों को अपनी हाथों के दोनों अंगूठों से, जो हमारा तलवा होता है, उसको दबाया जाता है, और अंत में वज्रासन में बैठकर रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ धीरे-धीरे मालिश की जाती है। तो इस तरह से ये हमारे पाँवों के व्यायाम संपूर्ण होते हैं। अब आइए हम इनके लाभ के बारे में जानते हैं। इन व्यायामों को करने से, चूंकि हम पैर के व्यायाम कर रहे हैं, तो हमारे पैर जो है वो मजबूत होते हैं। पैरों के सभी भागों में रक्त संचार व्यवस्थित होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हमने पीछे देखा है कि अगर रक्त संचार, वायु संचार या जीव शक्ति संचार, उष्णता संचार, इनके संचार में अगर कोई भी रुकावट आती है, तो शरीर के उस भाग में हमें पीड़ा होना शुरू होता है। तो इन व्यायामों के नियमित करने से वो सारी रुकावटें दूर होती है, और हमारे पैरों की तरफ भी इन तीनों वस्तुओं का संचार सुचारित होता है। इससे जोड़ों का दर्द की जो दिक्कत होती है वो दूर होती है। जो हमारे टखनों में सूजन की प्रॉब्लम आती है कभी-कभी बढ़ती उम्र के साथ, वो दूर होती है। घुटनों के दर्द दूर होते हैं, और भविष्य में होने वाले घुटनों के दर्द रोके भी जाते हैं, मतलब ये प्रिवेंशन भी है। जो हम अपने पैर के तलुओं को अपने दोनों हाथों के अंगूठों से प्रेस करते हैं, जो एक्यूप्रेशर जो हम देते हैं, जो हमारे पैर के तलुओं पे जो देते हैं, उससे हृदय, फेफड़े और हमारे शरीर की प्रमुख ग्रंथियां और शरीर के मुख्य भाग हमारे स्नायुओं द्वारा, हमारे तंत्रिका तंत्र द्वारा पैरों के तलुओं से जुड़े होते हैं। जब हम अपने पैरों के तलुओं को और उंगलियों को दबाते हैं, तो स्नायुओं द्वारा उनकी सक्रियता को लाभ मिलता है, और वे चुस्ती से काम करते हैं। तो पैरों के व्यायाम से जस्ट ऐसा ही नहीं कि पैरों को ही आपके स्वास्थ्य मिल रहा है, बाकी जो हमारे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं शरीर के, उनको भी हम उनकी सक्रियता भी हम बढ़ाते हैं। जो आखिरी में हम रीढ़ की हड्डी को सहलाने का व्यायाम करते हैं, उससे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो जितने भी तंत्रिका तंत्र हैं हमारे शरीर में, जितने भी तंत्रिका तंत्र फैले हुए हैं, वो हमारी रीढ़ की हड्डी से ही शुरू होते हैं। उनकी उत्पत्ति जो होती है वो हमारी रीढ़ की हड्डी से ही होती है, और वो हमारे शरीर के सारे भागों में फैले हुए होते हैं। तो वहां सहलाने से निचले पेट की सक्रियता ठीक होती है, और हमारे स्नायु तंत्र के सारे विकार दूर होते हैं। तीसरे नंबर का जो व्यायाम स्वामी जी ने बताया है, वो है श्वास के लिए व्यायाम। इसमें भी 7 अवस्थाएं होती है, और
जैसा कि हम जानते हैं कि इसको करने के लिए हम सर्वप्रथम वज्रासन में बैठते हैं, फिर अपने दोनों अंगूठों को, दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में रख के, उनको जांघों पर रखकर सामने की तरफ झुकते हैं। पहली अवस्था में ये होता है, फिर हाथों की मुट्ठियां बनाकर अगेन सेम प्रोसेस दोहराई जाती है। इसके बाद हम सुखासन में बैठकर एक हाथ अपने पेट पर रखकर और दूसरा हाथ अपने कान पर लगाकर और एक तरफ की छाती को दबाकर हम श्वास लेते हैं। इसी तरह दूसरे हाथ से करते हैं, फिर दोनों हाथों से एक साथ करते हैं और अंत में हम अपने दोनों हाथों को कानों पर ऊपर की तरफ लगाकर फिर पूर्ण श्वास लेते हैं। तो इस तरह से ये 7 अवस्थाएं हैं और इसमें हम श्वास का व्यायाम करते हैं। इस व्यायाम से होने वाले लाभ भी हम देख लेते हैं। जो हम वज्रासन में बैठकर अपने हाथों को चिन्ह मुद्रा में लगाकर आगे की तरफ झुकते हैं, इससे पेट के निचले भाग पर प्रेशर पड़ता है और इससे निचले पेट का हिस्सा चुस्त होता है। कई लोगों को, ज्यादातर मेल पार्टनर्स को, अपने पेट के बढ़ने की समस्या रहती है, जिसको हम तोंद कहते हैं, वो कभी-कभी निकल आती है। तो ये व्यायाम करने से वो समस्या भी आपकी कम होती है और आपकी आंतड़ियाँ जो है वो चुस्त होती हैं। फिर जब हम श्वास का व्यायाम करते हैं तो हम बारी-बारी से अपने लेफ्ट फेफड़े और राइट फेफड़े को बंद करके दूसरे वाले फेफड़े से में पूरी श्वास भरते हैं और उसकी वजह से फेफड़ों के हर भाग में वायु प्रवेश करती है, जिससे फेफड़े चुस्त होते हैं। शरीर की सभी कोशिकाओं को इस प्रक्रिया के द्वारा प्राणवायु मिलती है। फेफड़ों में अधिक वायु संचार से खून साफ होता है और जीव शक्ति भी बढ़ती है। इन व्यायामों से शरीर के हर भाग और हर ग्रंथि को प्राणवायु पहुंचती है। इससे दमा और जोड़ों की बीमारियों या जो हमारा फॉरगेटफुलनेस है, भुलक्कड़पन की बीमारी होती है, सुस्ती, बार-बार जुकाम होना, साइनस की समस्या, ये सारी समस्याएं भी दूर होती हैं। इन व्यायामों को करने के बाद अगर हम दिन भर काम भी करते हैं, तो उसके बाद भी हमें थकावट महसूस नहीं होती है। जीवन शक्ति बढ़ने से सिर दर्द, अनिद्रा, दमा आदि श्वास नली संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। कई केसेस में मानसिक रोग और मिर्गी आदि भी दूर होते हुए देखे गए हैं। इन व्यायामों का सबसे अधिक लाभ विद्यार्थियों को होता है। स्कूल के विद्यार्थियों की ग्रहण शक्ति, स्मरण शक्ति और स्मरण करने की शक्ति आदि बढ़कर उनकी पढ़ाई आसान होती है। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है आंखों के लिए व्यायाम। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमें रोज इस व्यायाम को करना है। हम इसको करने के लिए सर्वप्रथम वज्रासन में बैठते हैं, फिर अपने दोनों हाथ के अंगूठे मिलाकर उनको अपनी आंखों के सामने लाते हैं। फिर उन अंगूठों की मूवमेंट के हिसाब से हम अपनी आंखों की पुतलियों को पहले दाईं ओर, फिर बाईं ओर, इस तरह से दोनों तरफ करते हैं। उसके बाद फिर हम अपनी आंखों की पुतलियों को अंगूठों की मूवमेंट के हिसाब से पहले नीचे, फिर ऊपर, इस तरह से करते हैं। उसके बाद अगेन हम डायगोनली इनको तिरछा देखने की कोशिश करते हैं। नीचे, ऊपर, एक साइड ऊपर, डायगोनली ऊपर और दूसरी साइड नीचे, इस तरह से हम दोनों साइड करते हैं। उसके अलावा फिर हम अपने अंगूठों को गोलाकार में घुमाते हैं, पहले क्लॉकवाइज, इससे आंखों की पुतलियां पूरी तरह से गोल घूमती है। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जिससे हमें हमारी आंखों की पुतलियां एंटी क्लॉकवाइज पूरा गोलाकार घूमती है और अंत में हम अपने अंगूठों को अपनी आंखों के सामने रखकर आगे और पीछे की तरफ मुंह करते हैं और उस समय आंखें खुली रखते हैं, तो जिससे हमारी आंखों की पुतलियां पहले संकुचित होती हैं, फिर फैलती हैं। तो इस तरह से इस व्यायाम की भी 7 अवस्थाएं हैं और ये हमें रोज करना चाहिए। इसके जो फायदे हैं वो हम अब आगे देखेंगे, जो लाभ हैं हम देखते हैं। यह व्यायाम आंखों की
पुतली की चारों ओर की मांसपेशियों को सक्रिय करता है। जैसा कि हमने देखा है कि व्यायाम जब हम करते हैं तो हमारी आँखें लेफ्ट, राइट, ऊपर-नीचे, डायगोनली ऊपर, डायगोनली नीचे और फिर गोलाकार में घूमती हैं। तो इससे हमारे जो मांसपेशियाँ हैं, आँखों के अंदर की जो मांसपेशियाँ हैं पुतली के चारों ओर की, वो सक्रिय होती हैं। इस व्यायाम को करने से लेंस का आकार सही रहता है और दृष्टि तेज होती है। इस व्यायाम को लगातार करने से जिन लोगों को चश्मा लगा है, वो भी छूट सकता है और आँखों की बीमारियाँ जैसे उसमें पानी आना, जलन होना, ये सारी भी इन सारी चीज़ों से भी बचाव होता है। इसके बाद आता है कपालभाति व्यायाम। हमने कई बार देखा है कि टीवी पर बहुत सारे तरीके सिखाए जाते हैं कपालभाति व्यायाम के या हम किसी योग क्लास को ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे भी कपालभाति सिखाया जाता है। बट हमारे यहाँ जो स्काई में जो सिंपल कुंडलिनी योगा में कपालभाति सिखाया जाता है, वो सबसे अलग है। इस कपालभाति में हमें पूरे समय जब तक हम कपालभाति कर रहे हैं, मूल बंध लगाकर रखने को कहा जाता है। तो ये बहुत अलग है। अगर आप करते हैं मतलब मैं मानता हूँ कि आप सभी लोग करते हैं, तो आपको एक अलग अनुभूति होती है कि जब आप मूल बंद लगा के दोनों अ, नासिकाओं से जब श्वास को बारी-बारी जोर से बाहर धकेलते हैं, तो उसका लाभ होता है। आपके फेफड़े स्वच्छ होते हैं और श्वास संबंधी सारी बीमारियाँ जो जो भी गंदगी आपके फेफड़ों में, आपकी नासिकाओं में रहती है, वो सारी बाहर आती है। ये हम लोग अनुभव करते हैं और इस व्यायाम को पर्टिकुलरली जब कोरोना पीरियड में मैंने खुद ने किया था, तो मुझे इसका बहुत फ़ायदा हुआ था कि सारी जो क्योंकि कोरोना से जो रिलेटेड बीमारी थी, उसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट फेफड़ों पर ही पड़ता था। जब भी आपको खाँसी होती थी, तो कफ आपका सारा फेफड़ों में जमा हो जाता था और उसकी वजह से आपको श्वास लेने में दिक्कत होती थी। जब उस समय भी इस व्यायाम को करते थे, तो इसके करने से सारा जो कफ था, जो सारी गंदगी थी, वो बाहर आ जाती थी और आपको आराम मिलता था। तो इस व्यायाम को मैंने कई अपने मित्रों को जिनको इस तरह का कोरोना से संकट हुआ था, उनको करने के लिए कहा तो उनको सभी को इससे लाभ हुआ। तो इसको अगर हम रोज़ करते हैं और हमें करना ही चाहिए, सारे व्यायाम हमको रोज़ ही करना चाहिए, तो काफ़ी फ़ायदा इससे होता है। अब इसके लाभ हम देखते हैं। इससे साइनस की परेशानियाँ दूर होती हैं, इसिनोफिलिया रोग खत्म होता है, श्वास नली और फेफड़ों की गंदगी बाहर निकल जाती है, शरीर चुस्त होता है और इस एक व्यायाम के करने से हमारे मस्तिष्क में भी रक्त संचार व्यवस्थित होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ज़ोर-ज़ोर से सब जब श्वास बाहर फेंकते हैं, तो हमारे मस्तिष्क की भी एक्सरसाइज़ होती है। उस एक्सरसाइज़ की वजह से रक्त संचार, वायु संचार और जीव शक्ति संचार मस्तिष्क की तरफ बढ़ता है। इसके बाद आता है मकरासन। जैसा कि हम जानते हैं कि इस व्यायाम को करने के लिए हमें ज़मीन पर लेटकर इसको करना होता है। इसके 2 भाग होते हैं। पहले हम सीधा लेटकर व्यायाम को करते हैं, उसके बाद पेट के बल लेटकर इस व्यायाम को किया जाता है। इसमें हम अपने पैरों को विभिन्न अवस्थाओं में एक के ऊपर एक रखकर या अलग-अलग रख के उनको दाएँ और बाएँ मोड़ते हैं जिससे कि हमारी रीढ़ की हड्डी का जो है वो भी इन पैरों की मूवमेंट के साथ मुड़ती है और उसका व्यायाम होता है। तो ये इसके दोनों भागों में भी 7 अलग-अलग अवस्थाएँ होती हैं, जिनको हमें रोज़ करना चाहिए। जैसा कि हम पहले जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी एक मुख्य हड्डी है, जिसकी बेस पे ही हमारा सारा शरीर चलता है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, तो हम शायद हमारे शारीरिक गतिविधियाँ हैं, जो वो परफ़ॉर्म भी ना कर पाएँ। तो इसके लिए इस आसन का महत्व बहुत अधिक है। अब हम इसके लाभ देखते हैं। इसके करने से शरीर की ग्रंथियों की जो जो भी ग्रंथियाँ हमारे शरीर में हैं, उनकी गतिविधियाँ व्यवस्थित होती हैं। रक्त संचार, उष्णता संचार, वायु संचार और प्राण संचार सारे शरीर में व्यवस्थित होते हैं। इस व्यायाम के करने से मधुमेह, गठिया, नसों में दर्द, रक्तचाप, कमर दर्द, पीठ दर्द आदि का उपचार होता है।
शरीर में जिन भी स्थानों पर अतिरिक्त मांस होता है, वो गल जाता है और शरीर सुगठित होता है, आपकी तोंद गलती है। रीढ़ की हड्डी, इस व्यायाम के करने से रीढ़ की हड्डी को हम नीचे से ऊपर की तरफ पूरा मरोड़ते हैं। तो इसके मरोड़ने से रीढ़ की हड्डी सक्रिय होती है। इस रीढ़ की हड्डी के अंदर रहने वाले स्नायु तंत्र, वो भी इस हड्डी के साथ मुड़ते हैं, तो वो समूह मजबूत होते हैं। इससे शरीर का यौवन बना रहता है। चूंकि रीढ़ की हड्डी से ही सारी स्नायु व्यवस्था शरीर में फैलती है और इस व्यायाम को करने से वो सारी स्नायु व्यवस्था ठीक तरह से काम करती है। पेट और पेट के भाग और पैरों की मजबूती भी इस व्यायाम से बढ़ती है। इसके बाद जो अगला व्यायाम हमें बताया गया है सिंपल कुंडलिनी योगा में करने के लिए, वो है अक्यूप्रेशर। हम सब जानते हैं कि ये भी एक जमीन पे लेट कर किया जाने वाला व्यायाम है। इसमें हम बाएं हाथ को अपनी गर्दन के पीछे, जो पहली 3 रीढ़ की हड्डी की पार्ट है, उनके बीच में हम इनको रखते हैं और दाएं हाथ को हम शरीर के 13 विभिन्न पॉइंट्स के ऊपर रखकर वहां ध्यान करते हैं। उस समय हम ये सोचते हैं कि बाएं हाथ से जो हमने रीढ़ की हड्डी की शुरुआत में लगाया हुआ है, वहां से विद्युत शक्ति निकलकर दाएं हाथ में आती है और उस विद्युत शक्ति के द्वारा हम 13 डिफरेंट पॉइंट पर टच करके वहां होने वाली विद्युत की रुकावट को हम दूर करते हैं। इस तरह से हम इस व्यायाम को करते हैं। अब इस व्यायाम से होने वाले लाभ हम देखते हैं। इस व्यायाम से शरीर की विद्युत संचार व्यवस्था व्यवस्थित होती है। संचार में जहां भी कोई बाधा हो, वो दूर होती है। इससे इस व्यायाम के करने से दिल की बीमारियों से बचाव होता है। उच्च रक्तचाप कम होता है। स्नायु व्यवस्था ठीक होती है। स्नायुओं को लचीला बनाता है और इस व्यायाम को करने से अच्छी नींद आती है और अनिद्रा की समस्या दूर होती है। अगला जो व्यायाम है वो हम मॉलिश, जो हमें बताई गई है सिंपल कुंडलिनी योगा में, वो करते हैं। इस व्यायाम को भी जमीन पर लेट कर किया जाता है। इस व्यायाम के लिए हम सबसे पहले अपने दाएं हाथ से पेट की मॉलिश करते हैं। पेट को 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज हम मॉलिश करते हैं। इसी तरह से फिर दाएं हाथ से बाएं फेफड़े की मालिश करते हैं, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, 3 बार क्लॉकवाइज, और फिर बाएं हाथ से दाएं फेफड़े के ऊपर भी हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मालिश करते हैं। उसके बाद हम अपने कानों पर आते हैं। कानों में अंगूठे रख के एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज 3 बार घुमाते हैं। कानों के बाहरी भाग को हम 3 बार एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको दबाते हैं, सारे भागों को, बाह्य भागों को। उसके बाद हम अपने टेम्पल पर दोनों अंगूठे रख के 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज हम प्रेस करते हैं। उसके बाद हम अपने दोनों हथेलियां अपनी नाक के दोनों ओर रखकर चेहरे की और गालों की मॉलिश करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट करते हुए, और अंत में अपने चेहरे को नीचे से ऊपर की ओर हथेलियों से मालिश करते हैं। तो ये हमारा मॉलिश का व्यायाम है जो हमें बताया गया है। इसके लाभ हम देख लेते हैं। इससे पेट, छाती आदि स्थानों में जीव चुंबकत्व का संचार व्यवस्थित होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम सारे व्यायाम जो करते हैं, वो जो भी हमारी संचार व्यवस्था है, उष्ण संचार, रक्त संचार, जीव संचार, चुंबकत्व संचार, इन सबको सुचारू रूप से चलाने के लिए करते हैं। इनके सुचारू रूप से चलने से हमें जो भी पीड़ा या कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं, या आने वाले रोगों से भी हम इससे बचाव कर सकते हैं। तो ये भी एक व्यायाम, जो मालिश का व्यायाम, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे पेट, छाती और आदि स्थानों पे जीव चुंबकत्व का जो संचार होता है वो व्यवस्थित होता है। और शरीर के आंतरिक अंग, जो शरीर पेट का जो हम करते हैं, उससे
हमारा पित्ताशय, तिल्ली, इन सब का भी मालिश होता है, तो वो अंग दृढ़ होते हैं। कान का कान को दबाने से कान के सभी भाग व्यवस्थित होते हैं और श्रवण शक्ति में जो भी कमियाँ हैं, वो दूर होती हैं। जो हम चेहरे की मालिश करते हैं, उससे चेहरे में भी रक्त संचार व्यवस्थित होता है और मुख पर एक तेज आता है। और अब सबसे आखिरी में हम जो व्यायाम करते हैं, वो लेटकर आराम करने का। ये सारे व्यायाम करने के बाद 5 मिनट, 10 मिनट जो हम अपने शरीर को आराम देना चाहते हैं, अब वो व्यायाम करते हैं। जैसा कि इसमें पता है कि हम अ, पूरी तरह से रिलैक्स्ड वे में लेटते हैं, सारे अंगों को, हाथों को, पैरों को, घुटनों को, कोहनियों को, सारे जितने भी हमारे अवयव हैं, सबको रिलैक्स करते हैं। फिर हम अपना ध्यान एक-एक अवयव की ओर ले जाते हैं, जैसे पैर के तलुए, फिर उसके बाद आपका घुटने, फिर जाँघें, इस तरह से हम सारे अवयवों को के ऊपर अपना ध्यान ले जाते हैं। उन सभी में हम लोग ध्यान करके ये बोलते हैं कि इस अवयव में रक्त संचार व्यवस्था, वायु व्यवस्था, आपका विद्युत व्यवस्था, उष्णता व्यवस्था, सबका परिवहन सुचारू रूप से चल रहा है। इस तरह से हम अफ़र्मेशन करते हैं और सारे अवयवों में ये काम करते हैं। देन एक बार हम फिर से सारे अवयवों को ढीला छोड़ते हैं और 5 मिनट के लिए हम केवल अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और उसके बाद उस बीच में अगर आपको नींद लग भी जाती है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। वो शरीर की ज़रूरत के हिसाब से, आपकी ज़रूरत के हिसाब से हो सकता है कि आपको नींद आ जाए, तो उससे आपके शरीर की स्फूर्ति बढ़ती है। तो आइए अब हम इनके लाभ देखते हैं इस व्यायाम के। इस व्यायाम से भी उच्च रक्तचाप कम होता है। नियमित रूप से करने पर आप इससे हृदय रोग से बचाव हो सकता है। इस व्यायाम को करने से शरीर को आराम मिलता है, जिससे कि शरीर दिन भर चुस्त रहता है। तो ये आज का टॉपिक था। इसके ऊपर मैं जस्ट एक बार डिस्कस करना चाहता था। और रियली जब इस मैं टॉपिक को प्रिपेयर कर रहा था, तो इस पुस्तक को पढ़ने की वजह से मुझे भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने पहले पढ़ी थी और मैं भूल गया था, वो मुझे फिर से याद आई कि हम इन व्यायामों को क्यों करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम व्यायाम करते रहते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है। उससे हमें संपूर्ण लाभ नहीं मिलता है। अगर हम इन व्यायामों को अच्छी तरह से जानकर, समझकर, इनके लाभों के बारे में जानकर हम करेंगे, तो हम और अच्छी तरह से उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करके कर पाएँगे और उसका संपूर्ण लाभ हमको मिलेगा। यही मेरा उद्देश्य था। योगीराज श्री वेदाद्री महर्षि जी ने इन अद्भुत व्यायामों को संकलित करके हमें दिया है। हम सभी का कर्तव्य है कि हम इन्हें करें और अपने आप को इससे अपने तन-मन को हम मतलब सुदृढ़ बनाएँ और बीमारियों से हम हमारा हमारा बचाव करें। धन्यवाद सभी को इस प्रवचन को सुनने के लिए। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। வாழ்க வளமுடன். नरेश जी। जिए समृद्ध. जिए जी, समृद्ध. बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी. पूरा अपना जो सरलीकृत कुंडलियों का शारीरिक व्यायाम है, हाथ से लेके रिलैक्सेशन तक, सबका एक बार आपने जैसे सुनते जा रहे थे, ऐसे ही लग रहा था कि मन में हमारा भी डेमो होता जा रहा है. बहुत अच्छी तरह से हम रिलेट कर पाए थे और सभी फायदाओं को भी एक बार पूरा रिकलेक्ट हो गया था. अभी हम मंच खुला है सवाल जवाब के लिए. किसी को इसके बारे में कुछ सवाल पूछना है, कुछ क्लैरिफिकेशन करना है, तो आप अपना हैंड रेज बटन क्लिक करके अपना सवाल पूछ सकते हैं. जी सर. जब तक बाकी लोग तैयार हो रहे हैं, सुशील जी, मेरी तरफ से एक सवाल. अ, लोग बहुत आते हैं, जैसे फाउंडेशन कोर्स वगैरह अटेंड करते हैं, एक बार तो, या एक बार क्या, एटलीस्ट 2-3 बार तो एक्सरसाइज करवा ही देते हैं वो फाउंडेशन कोर्स में. फिर भी जी, करते समय सबको अच्छा लगता है कि हाँ, इसमें तो कुछ तो है, शरीर तो अच्छा लगता है, अच्छा रहता है फिर. जी, पर जी, जी, जी। फॉलो क्यों नहीं होता है? लोग क्यों रोज़ वो करने का वो इच्छुक नहीं आता है, या चलो अगले रविवार एटलीस्ट वीकेंड पे तो कर लें, ऐसा शुरुआत क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कोई आपने जी, सोचा है इसके बारे में? जी.
जी, 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 बिल्कुल, मैं थोड़ा-सा इस बारे में बताऊँगा। मैं अपने अनुभव आपसे शेयर करूँगा कि मैंने भी जब 2 दिन का फाउंडेशन कोर्स किया था, तो दोनों दिन आपने मतलब नरेश जी, धन्यवाद, आप ही हमारे उस समय गुरु थे। आपने ही हमें पूरा सिखाया इसके बारे में। तो 2 दिन हमने काफ़ी अच्छी तरह से व्यायाम किए और हमने ये भी माना कि हाँ, इसको करने से हमें अच्छा लगा और हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। बट कई बार आज की जो ज़िंदगी है मतलब जो आज की वर्क लाइफ़ है, उसके हिसाब से कई बार टाइम नहीं मिल पाता है। तो शुरू में सबको ये लगता है कि यार इनमें तो बहुत टाइम लगता है क्योंकि जब आप पहली बार वहाँ केंद्र में करवाते हैं, तो अच्छी तरह से सब कुछ समझा-समझा के 2 दिन में आप पूरे व्यायाम करवाते हैं। तो सभी लोगों को ये लगता है कि अगर हम सारे व्यायाम एक साथ करेंगे, रोज़ सुबह उठ के करेंगे तो हम इसको शायद नहीं कर पाएँगे। बट जब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अब आप करने लगते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है और हार्डली 30 से 45 मिनट में ये सारे व्यायाम आप सुबह उठ के कर सकते हैं। इसलिए मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि शुरू में मुझे भी ऐसा ही लगता था कि शायद मैं इन सारे व्यायामों को अगर फ़ॉलो करूँ, तो मैं ऑफ़िस के लिए लेट हो जाऊँगा। मैं अपने बाकी काम जो है वो सुबह के वो मैं नहीं कर पाऊँगा। ऐसा मुझे लगता था और मैंने अभी 1-2 वीक तक शायद इन व्यायामों को सीख के आने के बाद भी नहीं किया। उसके बाद जब फ़ॉलो अप सेशन हुआ नरेश जी ने फिर से सारे व्यायाम करवाए, तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं हम इनको कर सकते हैं। तो तब से मैंने इनको फिर से नियमित रूप से करना शुरू किया और यकीन मानिए कि जिस भी दिन आप इस व्यायाम को करते हैं, उस दिन आप बहुत प्रफुल्लित महसूस करते हैं, तरोताज़ा महसूस करते हैं और अगर बीच में किसी दिन आपका ये व्यायाम छूट जाए, तो आपको दिन भर लगा महसूस होता है कि आज आपने कुछ मिस किया है। तो ये प्रैक्टिस के ऊपर है। मैं सभी श्रोताओं से अनुरोध करूँगा कि आप एक बार इसको अपनी प्रैक्टिस में लाएँ। जब आप इसको करने लगेंगे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करने लगेंगे, तो आपको ये महसूस होगा कि नहीं, ये व्यायाम उतना टाइम नहीं लेते हैं जितना कि हमें लगता है, जितना कि हम विचार करते हैं कि यार ये बहुत टाइम लगने वाले व्यायाम है। ये हार्डली अगर आप बहुत तेज़ी से करते हैं तो 30 मिनट या 45 मिनट में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो सुबह की दिनचर्या में आप इन्हें शामिल करें, आप फ़र्क महसूस करेंगे। धन्यवाद नरेश जी, शायद मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे बिल्कुल। पाया। नहीं, नहीं, जी हाँ, समृद्ध, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सुशील जी। बे जी, जैसे आप बोलते हैं तथ्य से ज़्यादा अनुभव ही लोगों को अच्छी तरह आगे लेके जाएगा, उस मामले में आपने सही तरह से जी, समझाया। मेरा भी जी, वही जी, अनुभव है कि अगर हम एक दिन नहीं करते हैं, तो लगता है कि हाँ, आज तो कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ तो मिसिंग हुआ है टाइप। जी, बहुत-बहुत जी, धन्यवाद। जी। हाँ जी, हाँ। और किसी को कुछ सवाल नहीं है, तो हम सदन का इधर ही समाप्त करते हैं। अभी सभी अ पार्टिसिपेंट्स को हम ये विनती करते हैं कि कृपया तुरंत स्थिति पर आ जाइए। हम आज के ध्यान और सुविचार देने वाले प्राध्यापकों को धन्यवाद दे देते हैं और शुभकामनाएँ दे देते हैं। आज के पंचेंद्रिय ध्यान हेतु प्राध्यापक धनलक्ष्मी जी को धन्यवाद और शुभकामनाएँ देते हैं। प्राध्यापक धनलक्ष्मी जी, जिए समृद्ध, उनकी अच्छी सेहत, जिए समृद्ध, उनकी दिव्य सेवा, जिए समृद्ध। आज सुविचार हेतु अरुणनिधि सुशील केंद्रकर जी को धन्यवाद देते हैं। अरुणनिधि सुशील केंद्रकर जी, जिए सुंदर, उनकी अच्छी सेहत, जिए सुंदर, उनकी दिव्य सेवा, जिए सुंदर। सदैव दिव्य शक्ति आपको और आपके परिवार को सभी समृद्धियां दे। जिए संसार, जिए संसार, जिए सुंदर। अभी बाकी कार्यक्रम के अनाउंसमेंट अगले रविवार 24 और 25 तारीख को दिल्ली एनसीआर स्काई ट्रस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर वन आध्यात्मिक सेशन वन का क्लासेस है, जरूर शामिल होइएगा। और उसके बाद जनवरी 1 तारीख को वो भी इस बार इंसिडेंटली संडे आता है, तो सत्संग भी है और हर एक सेंटर में वर्ल्ड पीस डे, विश्व शांति दिवस भी मनाया जाएगा। तो अगर हमारे ऑनलाइन सत्संग में विश्व शांति दिवस को कैसे मना सकते हैं, कुछ सुझाव है तो सुझाव भी दीजिएगा। और इस कार्यक्रम को और अच्छी तरह आगे लेके जाने के लिए कुछ सुझाव है, कुछ फीडबैक है, ज़रूर पास कीजिए। और सबसे विनती करते हैं कि आप भी आकर ध्यान या कुछ सुविचार देने के लिए तैयार होइए। जब हम सुविचार देने के लिए तैयार होते हैं, तो हम ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं और हमारी भी लेवल ऑफ वो जो अंडरस्टैंडिंग है, वो थोड़ा बढ़ती है। इसलिए इसका फ़ायदा उठाइए और आगे आइएगा। जी, समृद्ध। अभी हम विश्व शांति संकल्प के साथ सदन का समाप्त करेंगे। धनलक्ष्मी जी, आप गा सकते हैं?
तैयार सर। जी हाँ, समृद्ध मैम। विश्व कल्याण शुभकामना। भवभर्यतावत् पर्याप्त वर्षा उपलब्ध हो, कृषक महाजन सहर्ष धान्य वृद्धि करें, बहु उद्यम परिश्रमी संपन्न हो, इंगित ज्ञान जन्म बृहत् ज्ञान संस्कृति वर्धक हो, कलह कपट ईर्ष्या वैर सुशासन हो, निरक्षरता निर्धनता कलंक सब मिट जाए, कल्याणकारी सत्व ज्ञान दीप प्रज्वलित हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनों को श्रेष्ठ हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो। ये संसार ये संसार ये समृद्ध शांति शांति शांति